हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड, फाइन एंड हेल्दी। मेरा नाम मिराज है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज। इसमें हम अपने सोशल स्टडीज के हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इनके आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहला क्वेश्चन है वो हमसे कहता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? एक बहुत बड़ा इवेंट था, हम सब जानते हैं। क्लास 9 में हमने इसके बारे में पढ़ा है। 1789 में ये शुरू हुआ था और इससे क्या हुआ था, पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का उभार आना शुरू हो गया था। बहुत तेजी से जो है इससे नेशनलिज्म फैला था। कौन कौन से आइडियाज इसने इंट्रोड्यूस किए? फ्रांस में इसका क्या असर हुआ था और इसने ये जो आइडियाज इंट्रोड्यूस किए थे इसके साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस होके आया था जिसका नाम था नेशन स्टेट। अगला, फिर उस कॉन्सेप्ट के आने के बाद में फ्रांस में क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए। उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आया, वो है लेजिटिमेसी, स्टेट की लेजिटिमेसी। एक के बाद एक के बाद एक, और फिर लास्ट में पूरे यूरोप में इसने कैसे असर डाला, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो है इसने कौन कौन से आइडियाज इंट्रोड्यूस किए। आइडियाज आए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, आज़ादी, ख्यालात की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी, ऐसी आज़ादी जो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। इक्वालिटी, हर कोई बराबर है, हर कोई बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर कोई बराबर होना चाहिए, न जेंडर से, न कास्ट से, न रेस से, किसी चीज़ से। अगला आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। जब एक साथ भाईचारे के साथ में रहेंगे तभी इक्वालिटी आ पाएगी। ये जो आइडियाज़ है पूरे यूरोप ने बहुत ही ओवरवेलमिंगली एक्सेप्ट किए। ये सारे के सारे आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा, जितने भी दूसरे और नेशन स्टेट्स थी जिन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू किया था, उन्होंने ओवरवेलमिंगली इन आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया और फिर अपने यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। फ्रांस में इसके साथ साथ क्या हुआ था, इन्होंने मोनार्की को, जो किंग लुई 16 थे, उनको हटाकर उनको गिलोटीन कर दिया गया था, हर तरीके से उनको खत्म कर दिया गया था और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था। रिपब्लिक यानी कि एक ऐसा कंट्री या एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी जहां का रूलर एक हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है, और उसको ज्यादातर ये वही होता है रिपब्लिक जहां पर उसको चुना गया है लोगों की मर्जी से। इससे इंस्पायर होके और जो दूसरे यूरोपियन नेशंस है उन्होंने भी चैलेंज करना शुरू किया। उन्होंने भी अपने यहाँ के जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करी, और उन्होंने भी ये चाहा कि अब हमारे यहाँ पर भी डेमोक्रेसी जैसी चीज़ आनी चाहिए, यानी कि ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, ऐसी नहीं जो सुपर इम्पोज कर दी जाए हमारे ऊपर, जैसे राजा हमारे पर अभी तक बैठे हुए थे। इसी दौरान नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, क्योंकि फ्रांस एक नेशन स्टेट बन गया था। ये जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जब आ जाएंगे हमारे इस पॉलिटिकल एंटिटी में, तो उसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा नेशन स्टेट। नेशन स्टेट, अर्नस्ट रेनन ने हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, पहले ही आप बॉक्स में देखिएगा। बहरहाल अभी नेशन स्टेट के बारे में हम देखेंगे तो नेशन स्टेट में ये बताया गया है कि एक नेशन स्टेट वो होती है जिसमें लोगों का कल्चर, लैंग्वेज और उनका कल्चर सेम होता है, लैंग्वेज सेम होती है, हिस्टोरिकल टाइज तो उनकी कुछ हिस्ट्री सेम रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने कुछ पास्ट स्ट्रगल्स, प्रेजेंट एस्पिरेशंस और फ्यूचर एस्पिरेशंस भी जिनकी कॉमन हो, और एक साथ वो एक दूसरे के साथ ये सारी एस्पिरेशंस देखते रहे हों, जहां उनके कुछ पास्ट स्ट्रगल्स भी हों। ऐसी एंटिटी को नेशन कहा जाता है जो सोवरेन हो और सेल्फ रूल, और जो सोवरेन हो और सेल्फ रूल्ड हो, उसको किसी और शासक के द्वारा या किसी और एंटिटी, किसी और फॉरेन एंटिटी के द्वारा रूल ना किया जाए। सोवरेन यानी कि जिसको किसी की जवाबदेही ना हो, उसको किसी और, जैसे हिंदुस्तान 1947 से पहले हिंदुस्तान सोवरेन नहीं था, आज हम सोवरेन हैं, हमें किसी को किसी बात की जवाबदेही नहीं है। हम किसी और मुल्क को, किसी और बादशाह को, किसी और एंटिटी को जवाब दे नहीं है। किसी और एंटिटी को जवाब दे का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी और नेशन को, किसी भी और दूसरे, एज अ नेशन हम किसी और दूसरे नेशन को अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह नहीं है। सेल्फ रूल, हमें किसी और के द्वारा, किसी और नेशन के द्वारा ना रूल किया जाए, अपने ही रूलर के द्वारा रूल किया जाए। फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए, कई सारे नए कानून लाए गए फ्रांस में, वेट को लेकर और मेजरमेंट्स को लेकर हम ये देख चुके हैं। दूसरा, कुछ सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जिससे नेशनल यूनिटी जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। एक ट्राई कलर फ्लैग जिसने लोगों ने, जिसको अपने आप से आइडेंटिफाई करना शुरू किया, अपने नेशन से आइडेंटिफाई करना शुरू किया। नेशनल एंथम उनका इंट्रोड्यूस किया गया, ला मार्सेल। और जो नेशनहुड या यूं कहिए जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेजिटिमेसी मिली, पहले वैलिडिटी मिली। पहले ये माना जाता था कि किसी भी देश को, किसी भी राज्य को रूल किया जा सकता है किसी भी मोनार्क, क्योंकि किसी भी राजा के द्वारा जिसके अंदर एक रॉयल ब्लड हो, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि रॉयल ब्लड को
गॉड के द्वारा ऑर्डेन किया गया है कि वही रूल कर सकता है सिर्फ। लेकिन बाद में ये हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, नेशन को रूल किया जाता है लोगों की मर्जी से। इट इज द विल ऑफ द पीपल, स्टेट इज लेजिटिमेट, इट इज द विल ऑफ द पीपल दैट मेक्स द स्टेट लेजिटिमेट, नॉट एनी मोनार्क जिसको कोई डिवाइन इंटरप्रिटेशन हासिल है। और इसके बाद में इन सारी चीज़ों का असर पूरे यूरोप में क्या हुआ, पूरे यूरोप के अलग अलग जगहों पर नेशनलिस्ट मूवमेंट उभर कर आने लगे। सभी ने अपने यहाँ पर 3 अलग अलग डिमांड्स रखी और वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो। सबसे पहले तो मोनार्क है तो मोनार्क को हटाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। दूसरा, अपने नेशन को यूनिफाई करना होगा, हमें अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग रूलर्स के द्वारा रूल किए जा रहे हैं उनको हमें यूनाइट करना होगा और फॉरेन रूलर्स से हमें इंडिपेंडेंस हासिल करनी होगी। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है, रोल ऑफ ज्यूसेपे मैज़नी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब ज्यूसेपे मैज़नी कौन थे साहब? देखो, इटली का यूनिफिकेशन हुआ इस चैप्टर में। इस चैप्टर में 3 अलग अलग नेशंस के यूनिफिकेशन हुए और आइडेंटिफिकेशन हुए, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। अभी हम इटली के बारे में पढ़ रहे हैं। किसी भी देश का यूनिफिकेशन किसी एक आदमी के द्वारा नहीं किया जाता है, उसमें हजारों लोगों का, लाखों लोगों का, हर किसी का कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहता है। लेकिन उसमें कुछ की फिगर्स, कुछ की लीडर्स जरूर होते हैं जो इन सभी लोगों को राह दिखाते हैं कि इस तरफ चलना है और अपनी नेशन को यूनाइट करना है, अपना जो पर्पस है उसको फुलफिल करना है। यहाँ पर भी कुछ की फिगर्स थी और उनमें एक थे ज्यूसेपे मैज़नी। ये वो पहले शख्स थे जिनके बारे में कहा जाता है जिन्होंने पहली चिंगारी लगाई यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि इटली को यूनाइट होना होगा, इटली यूनाइट होने के लिए ही बना है। इटालियन स्टेट्स अलग अलग हैं, अलग अलग रूलर्स के द्वारा रूल की जा रही हैं, ऐसा नहीं है। इटली को, ये इटली के नसीब में लिखा है कि उसको यूनाइट होना होगा। मगर इनका जो सपना था वो था कि इटली यूनिफाइड हो और एक रिपब्लिकन इटली हो, डेमोक्रेटिक इटली हो, एक रिपब्लिकन हो, मोनार्की वाला इटली ना हो। ऐसा ये सोचते थे। इनका जो विजन था वो मोनार्की वाला इटली नहीं था। इसके लिए इसके लिए एक बहुत बड़ा पर्पस है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने शुरू करी, क्योंकि जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो उनके रूलर्स के द्वारा उसको अबैंडन कर दिया जाता था, रूलर्स के द्वारा उसको बैन कर दिया जाया करता था, उन ऑर्गेनाइजेशंस पर रोक लगा दी जाती थी। इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था यंग इटली, 1831 में इन्होंने शुरू किया। और इसका पर्पस ये था कि जितने भी इटालियंस हैं जो ये सपना देखते हैं कि हमें एक हो जाना चाहिए, उन सबको एक साथ लाकर उनके अंदर एक स्पिरिट पैदा करना कि हमें एक इटली के लिए, एक यूनाइटेड इटली के लिए हमें पूरी दिलो जान से कोशिश करनी होगी। इनका यह भी मानना था कि क्योंकि इटली ही, एक यूनाइटेड इटली ही फ्रीडम, एक्चुअल फ्रीडम और सोशल जस्टिस, जो भी बुराइयां हैं, जो भी भेदभाव हैं सोसाइटी में फैले हुए हैं, अमीर गरीब का भेदभाव और जो दूसरी बुराइयां हैं, सेंसरशिप है, प्रेस पर पाबंदी है, उस वक्त की जो भी प्रेस रही होगी उस पर पाबंदी है, ये सारी हमें तभी मिल पाएंगी जब हमारा इटली आज़ाद होगा और यूनिफाइड होगा। मैज़नी के एफर्ट्स उस वक्त तो कामयाब नहीं हुए। मैज़नी को कई बार देश निकाला भी मिला, लेकिन उनके आइडियाज़ ने एक बहुत गहरी छाप छोड़ी कुछ फ्यूचर लीडर्स के ऊपर, जिन्होंने आगे जाकर इटली को यूनाइट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनमें है काउंट केवर, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। हालांकि इनका जो मैज़नी का विजन था वो था एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, यानी कि इटली जो आज़ाद होकर आए वो डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक हो, रिपब्लिक जिसका कोई जो हेरिडेटरी मोनार्क के द्वारा रूल ना किया जाए, लोगों की मर्जी से हो। इटली यूनाइट तो हो गया, लेकिन शुरू में जब इटली यूनाइट हुआ था तो वो मोनार्की के अंडर में था और उसके जो रूलर रहे वो थे विक्टर इमानुअल II। लेकिन बाद में इटली भी धीरे धीरे करके, इटली भी बाद में डेमोक्रेसी बन गया। नेशनल यूनिटी के लिए इन्होंने किन किन चीज़ों का सहारा लिया? पहले इटालियन नेशनलिज्म। सबसे पहली बात, नेशनलिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक लोगों के अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी, वो एक होने के लिए जो बॉन्ड चाहिए वो उनको नहीं मिल पाएगा। ये कैसे कंट्रीब्यूट हुआ, ये कैसे फैला? इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, जो समाज में, हर सोसाइटी में जो काबिल लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा और आम मासेस में इसको आम किया, इसको फैलाया और लोगों को बताया कि देखो, अगर हम यूनाइट हो जाएंगे और एक लीडरशिप के अंदर रहेंगे, हम जितने भी एक लीडरशिप के अंदर रहेंगे, जितने भी हम इटालियंस हैं वो सब एक हो जाएंगे, उसी में हमारी भलाई है। कई बार लोगों के अंदर मौजूद थी, लेकिन वो इतने समझदार नहीं थे शायद लोग कि उसको समझ पाएं। जो इंटेलेक्चुअल थे, जो इंटेलिजेंशिया था, उन्होंने लोगों के अंदर की उस फीलिंग को जगाया, उनको बताया कि ये फीलिंग तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है, इसको जगाओ और उसका इस्तेमाल करो। और इसके लिए कई सारे स्लोगन्स भी इस्तेमाल हुए, जैसे हमारे यहाँ पर एक स्लोगन इस्तेमाल हुआ था, इनकलाब जिंदाबाद, एक जोश भर जाया करता था। इनका भी स्लोगन था इटली वन एंड इंडिविजिबल। ये एक रैलिंग क्राई, स्लोगन, एक ऐसा नारा बन गया था जिससे कि लोगों में जोश खरोश भर जाया करता था। और आखिरकार 1861 में इटली का यूनिफिकेशन हो गया। इसमें मैज़नी के रोल को दरकिनार नहीं किया जा सकता थी। इनके ही एफर्ट्स ने वो चिंगारी लगाई थी जिससे लोगों को आइडियाज़ मिले थे कि इटली यूनाइट हो सकता है। इन्होंने ही वो विजन दिया था कि इटली यूनाइट हो सकता है।
इटली एक हो सकता है। अगला वाला इसी के बाद आ गया, 1861 में कंप्लीट हुआ इटली का यूनिफिकेशन और 1871 में हो गया जर्मनी का यूनिफिकेशन। ये दोनों यूनिफिकेशंस पैरेलली चले थे, एक साथ चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि पहले एक पूरा हो गया फिर उसके बाद में, यूरोप में तो है ही ये सारे के सारे, ये दोनों ही नेशंस यूरोप में ही हैं, तो ये यूरोप में ही इनका यूनिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था साइड बाय साइड। अब इसमें जैसे वहां पर की फिगर थे ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, ज्यूसेपे मैज़िनी, काउंट कैवोर, यहां पर जो की फिगर थे यहां पर भी कई सारे थे, लेकिन एक जो थे मेन जिनका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। प्रश्न ने ये सोचा होगा जरूर कि इन सारी स्टेट्स को मैं एक साथ मिलाकर, सारी जर्मन स्टेट्स जो हैं ये अलग अलग रूलर्स के अंडर में हैं, इन्हें एक साथ मिला लेना चाहिए, लेकिन कोई भी रूलर आसानी से तो नहीं देना चाहेगा अपनी टेरिटरी को, तो इन्होंने बहुत ही होशियारी से दिमाग के साथ में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का इस्तेमाल किया। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष का मतलब यहाँ पर आयरन मैन, यहाँ ये एवेंजर्स वाले बिल्कुल नहीं है। इनको आयरन मैन इसलिए कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद हर तरीके से इन्होंने कोशिश करी और जो इन्होंने चाहा उसको करके ही इन्होंने दम लिया। इन्होंने दो बड़ी चीज़ें इस्तेमाल करी जिसका नाम था डिप्लोमेसी और वॉर, जंग और डिप्लोमेसी, कूटनीति का इस्तेमाल किया इन्होंने हर तरीके से, ताकि जर्मनी को, यानी कि ये जो जर्मन स्टेट्स हैं उनको यूनिफाई किया जा सके एक नेशन के अंडर में। इन्होंने कई सारे वॉर्स भी करवाए। बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क, इनका नाम याद रखिएगा, ओटो वॉन बिस्मार्क। कई सारे वॉर्स किए इन्होंने आसपास के कंट्रीज से अपनी जर्मन स्टेट्स को छीनने में, ऐसा समझ लीजिए। वॉर हुआ डेनमार्क के साथ में 64 में, ऑस्ट्रिया के साथ में और फ्रांस के साथ में। इन्होंने सारी जर्मन स्टेट्स को एक साथ मिला लिया। डिप्लोमेटिक मैनूवर्स इनके क्या क्या थे? डिप्लोमेटिक मैनूवर्स का मतलब आप ये समझिए कि इन्होंने किस तरीके से अपने डिप्लोमेटिक चालों के जरिए, कौन कौन सी ऐसी डिप्लोमेटिक चालें थी, चालाकियां थी जिनके जरिए इन्होंने इसको हासिल किया। पहले उन्होंने फ्रांस को आइसोलेट कर दिया बिल्कुल, ताकि फ्रांस जो है वो बीच में ना बोले जब ये और दूसरों से अपनी जर्मन टेरिटरीज ले रहे हों। फिर बाद में इन्होंने फ्रांस के ऊपर ही जंग कर दी और बाद में फ्रांस से भी जो भी जर्मन टेरिटरीज थी वो छीन ली। राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ये कैसे हुआ था? देखो, बिना नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के किसी भी कंट्री को यूनाइट करना बहुत मुश्किल है। यहां पर इन्होंने क्या किया था, यहां पर एक चीज आई थी, रोमांटिक नेशनलिज्म। रोमांटिक नेशनलिज्म क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना इन्होंने रोमांटिक नेशनलिज्म से ही पैदा की थी और उसको कहा गया था वोक जीस्ट, नेशनल स्पिरिट, नेशनल प्राइड और शेयर्ड आइडेंटिटी। लोगों के अंदर इन्होंने एक भावना ऐसी पैदा करी कि हमें गर्व होना चाहिए, हमारी आइडेंटिटी एक है। जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उन सब के अंदर ये वाली भावना पैदा जब हुई तो उन्होंने ये सब ने ये चाहा कि हम अलग अलग बादशाहों के अंदर ना होकर हम अपनी एक स्टेट बनाएं और हम अपने जितने भी जर्मन लोग हैं वो सब एक साथ रहें। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ज़ोल्वरीन का भी है। ज़ोल्वरीन एक कस्टम यूनियन थी जो उस समय क्रिएट हुई थी, ताकि जो जर्मन स्टेट्स हैं कम से कम एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करें तो कम से कम मिनिमम टैरिफ्स के साथ में करें। इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक यूनिटी तो पहले ही हासिल हो चुकी थी उन्हें लगता था कि भाई हम एक दूसरे के साथ अगर ट्रेड करते रहेंगे तो काफ़ी मजबूत हो रहेंगे। लेकिन फिर बाद में जो पॉलिटिकल यूनिटी है उसको बिस्मार्क जैसे स्टेट्समैन ने बड़ी ही कामयाबी से इसको पूरा किया और जर्मन एम्पायर बनाया, जिसके बादशाह बने किंग विल्हेम, जिनको किंग विलियम भी कहा जाता है। अगला आता है साहब, व्हाट इज रोमांटिक नेशनलिज्म। ये रोमांटिक नेशनलिज्म क्या था साहब, बहुत पूछा जाता है अक्सर। ये रोमांटिक नेशनलिज्म इसने ये क्या था, इसने कैसे लोगों के अंदर किस तरह की देशभक्ति की भावना इसने जगाई, किस तरह से? देखो, ये क्या था, ये एक मूवमेंट था, एक कल्चरल मूवमेंट था। पहले ये देखेंगे कि ये क्या था, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या आता है रोमांटिक नेशनलिज्म के अंदर में, इसने कैसे इन्फ्लुएंस किया, कौन कौन से लोग हैं जो इससे जो की फिगर्स रहे इसको उभारने में या यूँ कहिए कि इसको फैलाने में, और इससे नतीजा क्या हासिल हुआ। नतीजा तो सबका यही हासिल हुआ कि यूनिफिकेशन हो गया उनके नेशंस का, लेकिन कैसे फैला ये, इसको हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये कैसे हुआ था। 19th सेंचुरी में एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का मतलब अपने कल्चर को जिंदा करना, अपनी पुरानी चीज़ें जो कहीं खो गई हैं, जो कहीं छिप गई हैं, उनको दोबारा से लाना, लोगों को बताना कि ये तुम सबके पास कॉमन है। इसमें किस चीज़ पर एम्फेसिस दिया जाता था? इमोशंस पे, जज्बातों पे, फिगर्स पे। ये जितने भी स्टैटिस्टिक्स है, साइंस है, इन पर एम्फेसिस नहीं दिया जाता था। इमोशंस, जज्बात, जोश खरोश, इमेजिनेशन, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि ये पाया गया था कि लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होती है, ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती है बमुकाबले और साइंटिफिक टेम्पर के। फोकस था लोगों की फीलिंग्स पर, पर्सनल एक्सप्रेशन पर। फोक कल्चर,
वैल्यूइंग ट्रेडिशंस, अपने ट्रेडिशंस को यानी कि अपनी पुरानी संस्कृति को उभारना, जितने कस्टम्स थे उनको दोबारा जिंदा रखना। फोकलोर, फोकलोर क्या होता है, जितने भी अपने सॉन्ग्स होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक म्यूजिक होता है, फोक टेल्स हैं, उन सब को दोबारा जिंदा करना, उन सब के जरिए लोगों के अंदर, पहले तो लोगों के अंदर एक कॉमन भावना पैदा करना कि अच्छा भाई आपके यहाँ भी ऐसा होता था, हमारे यहाँ भी ऐसा होता था, और फिर जब वो कॉमन भावना आ जाए फिर उन सबको एक कर देना। दैट वॉज द मेन एम। हिस्ट्री एंड लैंग्वेज, वही सेलिब्रेटिंग द पास्ट, पुरानी जितनी कथाएं हैं, पुराने रीति रिवाज, उनको सेलिब्रेट करना, अपनी जड़ों को ढूंढना, उनको खोदना और उसके बाद में उनको मिलाना, ताकि लोगों के अंदर एकता की भावना और मजबूत होती चली जाए। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी यानी कि लैंग्वेजेस के बारे में कि हमारी भाषा और आज हमारी जो भाषा है और आपकी जो भाषा है, हो सकता है वो अलग अलग हो, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो एक ही हैं। इसने आइडिया दिया कि नेशंस जो हैं वो शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री से डिफाइन होते हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल बाउंड्री से। नेशन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल बाउंड्री से ही डिफाइन होंगे। कुछ लोग जिनका कुछ शेयर्ड कल्चर है, जिनकी लैंग्वेज है, जिनकी शेयर्ड हिस्ट्री है, जिनकी शेयर्ड स्ट्रगल्स हैं, वो लोग ही नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें बहुत बड़ा रोल है राइटर्स का, आर्टिस्ट का, म्यूजिशियंस का। क्यों? इनका कैसे है? क्योंकि इन्होंने कहानियाँ लिखी, राइटर्स ने कहानियाँ ढूंढी, आर्टिस्ट्स ने कलाकृतियाँ बनाई। जैसे आपने देखी होगी सबसे पहली फ्रेडरिक शूरो साहब ने 1848 में जो एक कलाकृति बनाई थी, लोगों के अंदर एकता की भावना पैदा करने के लिए। राइटर्स का अपना बहुत बड़ा रोल है, आर्टिस्ट का, म्यूजिशियंस का, यानी लोगों को पता रहे कि भाई हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है, और ये बताने की नेशन एक बॉन्ड है, कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, ये एक रिश्ता है, एक बॉन्ड है, एक जोड़ है। और इससे क्या हुआ? इससे नतीजा ये निकल कर आया कि जो नेशंस, जो जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी, जो छिपे हुए थे दूसरे पावरफुल नेशंस के अंडर में, दूसरे राज्यों में, उनके अंदर भी ये डिज़ायर पैदा हुई कि अब हमें भी इंडिपेंडेंट होना होगा। जब सभी लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हमें भी कोशिश करनी होगी, खून बहाना पड़ेगा, स्ट्रगल करना होगा, मगर हमें भी इंडिपेंडेंट होना होगा। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। बहुत सारी फिगर्स तो इसमें हैं। एक फिगर का नाम आप देख सकते हैं जिन्होंने जर्मन कल्चर को सेलिब्रेट किया था, जॉन वोल्फगैंग वॉन गोथ। इनका नाम है जॉन वोल्फगैंग वॉन गोथ। इसके अलावा और भी हैं, ग्रिम ब्रदर्स हैं, जिन्होंने फोक टेल्स ढूंढ कर गाँवों में, शहरों में जाकर, दूर दराज के इलाकों में जाकर फोक टेल्स जो थी उनको ढूंढा और उनको फिर पब्लिश किया। नतीजा क्या निकल के आया था? नतीजा ये हुआ था कि इंटेलेक्चुअल और कल्चरल फाउंडेशन बनी नेशनलिस्ट मूवमेंट की। नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो फाउंडेशन बनी, जो बुनियाद बनी, वो ये कल्चरल मूवमेंट और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बने। लोगों का जो अपनी कल्चर को लेकर प्राइड था वो बना, और ये जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं इनको फैलाया गया सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर से, थ्रू द सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री, कॉमन हिस्ट्री। और लास्ट वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन है जो बता रहा है कि बाल्कन्स, ये बाल्कन क्या है? बाल्कन रीजन है मेडिटेरेनियन के नॉर्थ में। बाल्कन का क्या रोल है वर्ल्ड वॉर 1 को बढ़ावा देने में? नेशनलिज्म जब फैल रहा था तो बाल्कन्स कैसे, हालांकि वो भी यूरोप का पार्ट है, अब है तो वो भी यूरोप का पार्ट, तो वहाँ पर भी आएगा नेशनलिज्म तो सब जगह आएगा। अब सभी लोगों में ये वाला जो नेशनलिज्म था वो ये था कि भाई ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। लेकिन इससे क्या हुआ, जो एक नेशन बना और उसके बराबर जो दो नेशन एक दूसरे के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहे थे, उनमें एथनिक और पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने लगी। और वो टेंशन्स क्या थी? उन्हें ये लगने लगा ये जो हिस्सा इन्होंने हमसे ले लिया है ये तो हमारा है एक्चुअली। दूसरे वाले को लगा ये हमारा है, पहले वाले को लगा हमारा है, दूसरे वाले ने क्लेम किया नहीं हमारा है, और इससे पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत बढ़ने लगी। नतीजा क्या हुआ? पहले तो ये देखिए कि ओटोमन एम्पायर जो था उसका डिक्लाइन होने लगा। जैसे ही ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली थी, फिर धीरे धीरे करके उससे टुकड़े होने लगे थे। छोटे छोटे जितने भी यूरोपियन नेशंस थे वो उभर कर आने लगे थे, वो वहाँ से टूटने लगे थे। ओटोमन एम्पायर जब 19वीं सेंचुरी में कमज़ोर हो गया, उसने एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। और पावर वैक्यूम, जब पावर नहीं होती है तो अगर कोई पावरफुल लीडर नहीं है तो लोग जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स जो एक नेशन के अंदर, एक जगह, एक टेरिटरी के अंदर रह रहे थे, उन्होंने ये मांग करनी शुरू कर दी कि हमें अपने अलग नेशन फॉर्म करना है। एक एम्पायर के अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जिनमें कुछ कॉमन कल्चर और कुछ शेयर ट्रेडिशंस होते हैं। लेकिन अगर रूलर जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो यहाँ पर भी यही हुआ कि उन्होंने जो भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, सब ने अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड करना शुरू कर दी, और सभी ने ओटोमन्स
या ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इन दोनों से ही इन्होंने आज़ादी हासिल करनी शुरू कर दी। बाल्कन्स को कहा जाता है कि ये पाउडर कैग था यूरोप का। पाउडर कैग उसे कहते हैं, एक बंदूक, बिल्कुल बारूद से भरी हुई बंदूक, इशारे की देर है और फट पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही उसको कहा जाता है। यूरोप के हालात बिल्कुल ऐसे ही हो गए थे, बिल्कुल हल्के से एक इशारे की देर थी और फट पड़ने को तैयार था। बिल्कुल ऐसे ही मामलात हो गए थे यूरोप के। और उसकी वजह क्या क्या थे? नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स। नेशनलिस्ट मूवमेंट, एक जगह दो अलग अलग कंट्रीज हैं, दो अलग अलग कंट्रीज हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया हम नेशन है, जिनकी पॉलिटिकल बाउंड्री सेम है, लेकिन दोनों ने ये कहा, दोनों का डिस्प्यूट हो गया एक पर्टिकुलर टेरिटरी को लेकर। उन्होंने कहा ये हमारी है, पहले वालों ने कहा हमारी, दूसरे वालों ने कहा हमारी। अब वो एक्चुअली किसकी है? दोनों ही अपने कुछ कल्चरल और अपने ट्रेडिशनल लिंक्स बता रहे हैं उस आइडेंटिटी, उस पॉलिटिकल टेरिटरी से। अब वो किसकी है ये जानने के लिए फिर एक ही तरीका जो है वो इंसान को समझ में आता है, और वो है जंग। और वो हुई साहब वर्ल्ड वॉर 1 के रूप में। इंपीरियल एम्बिशंस, इंपीरियलिज्म शुरू हो गया था आप जानते हैं, और डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, ओटोमन एम्पायर्स, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ख़त्म हो गया था, और 20th सेंचुरी की शुरुआत में तो रशियन एम्पायर भी ख़त्म हो चुका था। और इसने पूरा एक वॉलेटाइल, बिल्कुल जिस तरह से सोडियम होता है ना वॉलेटाइल, बिल्कुल अनरेस्ट की पोजीशन में, सिचुएशन में उसको क्रिएट कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 1 के रूप में सामने आया था। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, असर्शन रीजंस और दूसरे एमसीक्यूज आपको इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट टैब में मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ गुड डे।